नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही पुरानी बीमारी के बारे में जिसका नाम है दमा या अस्थमा। अस्थमा को मेडिकल लिटरेचर में सबसे पुरानी बीमारी के तौर पे माना जाता है। अभी रिसेंटली बेंगलोर में एक स्टडी हुई जिसमें कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों में अस्थमा का परसेंटेज क्या है, तो 30% मीन्स 18 साल से कम उम्र के बच्चों में 30% को अस्थमा के सिम्टम्स पाए गए। अस्थमा के सिम्टम्स क्या होते हैं? अस्थमा क्या होता है? अस्थमा बेसिकली फेफड़ों की सूजन है जिसमें कि सांस की नली ब्रोंकाई और लंग्स में एल्विलाइज जो होते हैं जिनसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, एल्विलाइज में सूजन आ जाती है जिससे कि दम घुटने जैसा महसूस होना। अस्थमा के मेन सिम्टम्स में है कफिंग, वीजिंग, टाइटनेस ऑफ चेस्ट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मीन्स खांसी आना, खरखराहट सा लगना, गले में खरखराहट सा लगना, सांस लेने में परेशानी होना, सांस फूलना, थोड़ा सा बात करते ही दम भरना, सीटी बजने जैसा आवाज़ें आना और छाती में कसाव, तनाव सा, भिचा भिचा सा महसूस होना, ये सब अस्थमा के सिम्टम्स हो सकते हैं। अस्थमा बेसिकली अस्थमा में होता क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ ऑक्सीजन भी फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में जो एल्विलाइज होते हैं उनमें उनके थ्रू ऑक्सीजन का ब्लड में एक्सचेंज होता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाइज में आती है जो कि जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो लंग्स के थ्रू बाहर आ जाती है। जब एस्थमेटिक सिम्टम्स आते हैं तो एल्विलाइज में सूजन के कारण वहाँ म्यूकस इकट्ठा हो जाता है तो एयर एक्सचेंज के लिए स्पेस ही नहीं रहता है और ब्रोंकाई में सूजन के कारण वहाँ पे भी कंस्ट्रिक्शन फील होता है, एयर स्पेस जो है वो कम चौड़ा हो जाता है, उसमें उतनी स्पेस नहीं होती कि वो ज़्यादा हवा को अंदर ले सके, तो इसलिए दम घुटने जैसी महसूस होता है, इसी को अस्थमा कहते हैं। सूजन आने के क्या कारण हो सकते हैं? बेसिकली ये हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस है, मीन्स ये एक सेंसिटिविटी है, एक हाइपर सेंसिटिविटी है। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा डस्ट के एक्सपोजर में कोई आया है तो एक दो छींकें आ सकती है, या कोई बहुत ठंडा जगह पे गए हैं तो एक दो छींकें आ सकती है। लेकिन अगर किसी को 30-40 छींकें आ रही है, रोज़ आ रही है, या सुबह उठते ही छींकें आती है, या एसी से आप बाहर गए या बाहर के कमरे से एसी के रूम में आए तो आपको छींकें आनी स्टार्ट हो गई, तो ये है हाइपर सेंसिटिविटी। मीन्स ये नॉर्मल से बियॉन्ड सेंसिटिविटी है। तो ये अस्थमा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की बीमारी है, ये फेफड़ों की बीमारी नहीं है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी अगर लंग्स में है तो हम उसे अस्थमा कहते हैं, और यही हाइपर सेंसिटिविटी अगर स्किन पे है तो हम उसे अर्टिकेरिया या एक्जिमा भी कह सकते हैं, या कोई और बीमारी किसी और ऑर्गन में है। पर हाइपर सेंसिटिविटी अगर शरीर में है तो ये किसी भी लोकेशन पे हो सकती है। जब अस्थमा का कोई पेशेंट आता है तो उसकी फैमिली हिस्ट्री देखी जाती है कि अगर पेरेंट्स में किसी को है, ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को है, तो पेशेंट को अस्थमेटिक होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो फैमिली हिस्ट्री में आ जाता है। अस्थमा में अगर आपको छींके वगैरह ही आ रही है पेशेंट को और वो सप्रेशन कर रहे हैं, उनका एंटी एलर्जिक्स ले रहे हैं या एंटीबायोटिक ले रहे हैं या और भी कुछ दवाइयाँ लेके उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मीन्स सिम्टम्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फर्दर ये डिजीज़ जो है मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में ट्रैवल करती है। मीन्स अभी तक तो नोज़ की प्रॉब्लम थी, मीन्स छींकें आ रही थी या थोड़ी बहुत जुकाम हो जा रहा था, तो अब गले के तक प्रॉब्लम ट्रांसफ़र हो जाती है। मीन्स आपने थोड़ा सा ठंडा खा लिया, कहीं आइसक्रीम खा ली तो आपको गला बैठ गया, गले में दर्द होने लग गया, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो गया, तो मतलब आपने डिजीज़ को और इनर मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन तक पहुंचा दिया है। और अगर आप गला ख़राब होने की भी बार बार दवाइयाँ ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं, उसका सप्रेशन और होता जा रहा है, तो फिर ये अस्थमा बन जाता है, मीन्स ये लंग्स तक पहुंच जाती है बीमारी। तो ये इसमें इस प्रोसेस में सप्रेशन होता जा रहा है, मीन्स डिजीज़ जो है लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन से डीपर मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में पहुंच रही है, क्योंकि बीमारी शरीर में ट्रैवल करती है फ्रॉम लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। अगर जब हम लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, में सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसको हम सप्रेस करते हैं। चाहे आप सिम्टोमेटिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं या आप सिम्टोमेटिक एलोपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मीन्स एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी एलर्जिक, इस टाइप की चीज़ें अगर आप दे रहे हैं तो आप उसको सप्रेस कर रहे हैं। अस्थमेटिक कंडीशंस में सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल दवा ही उसे जड़ से ठीक कर सकती है।
तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साधारण छींकें अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। मीन्स साधारण छींकें जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम थी वो डीपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक पहुंच जाती है, लंग्स तक पहुंच जाती है और अस्थमा के सिम्टम्स आने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पंप दे दिए जाते हैं। इस केस में क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इस केस में प्रॉपर काम करेगी, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन प्रॉपर साइन एंड सिम्टम्स लेकर प्रॉपर केस टेकिंग करके उस हिसाब से आपकी दवा डिसाइड की जाती है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है क्योंकि सबका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हो सकता है। इसलिए सेम अस्थमा के लिए सब में दवाइयाँ अलग अलग हो सकती है। तो आप अच्छे किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन देकर अस्थमा का आप बहुत ही आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल क्योरेटिव है, ये एकदम आसानी से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक दवा ही इसको जड़ से ठीक कर पाएगी। अलग अलग लोगों में अस्थमा होने का कारण अलग अलग हो सकता है। ये एलर्जिक भी हो सकता है, नॉन एलर्जिक भी हो सकता है। एलर्जिक अस्थमा में डस्ट या पोलन ग्रेन्स ये मेन कॉज हो सकते हैं और नॉन एलर्जिक अस्थमा में स्मोक या कोल्ड एयर से अस्थमेटिक सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। तो ये बेसिकली एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दो टाइप से हो सकता है। प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से ही अस्थमा जड़ से पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथिक में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से पेशेंट को कुछ हद तक आराम पहुंचाया जा सकता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ रिपर्टरी जो मेडिसिन की बुक्स होती है उसमें दी गई है, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, नेट्रम सल्फ, ब्रायनिया, ब्रोमियम, कैलिकार्ब, कैलिब्रोम, कैलिबाइक्रोमिकम। तो मेडिसिन जो भी है आप डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें, क्योंकि आपके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं ये आप खुद तय कर पाएँ ये तो बहुत ही मुश्किल है। पेशेंट पेशेंट को कभी पता होता ही नहीं कि उनको एक्चुअल में क्या सिम्टम्स हैं। एक्चुअली फिजिकल जनरल्स और मेंटल जनरल्स सब चीज़ें ली जाती है, तो ये जो है अनुभवी डॉक्टर ही ये सब चीज़ें तय कर पाते हैं। तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से साधारण बीमारियां जो है वो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती हैं, या साधारण छोटी मोटी चीज़ें जो बड़ी बीमारी बन जाती हैं सप्रेशन के कारण। तो ये सप्रेशन जो है अननोइंगली हो जाता है, इसीलिए आजकल क्रॉनिक डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वो सिम्टम्स हमारी बॉडी में नहीं रहना चाहिए, फर्दर चाहे वो किसी भी डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाए। वो आगे की जो वो सोचते ही नहीं है पेशेंट्स, उनको सिर्फ पर्टिकुलर उस टाइम पे उनको रिलीफ चाहिए होता है कि हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा ये सिम्टम हट जाना चाहिए, चाहे हमें 2 साल बाद या 4 साल बाद हमें कोई और नई बड़ी बीमारी हो जाए। उतना तो उनको पता ही नहीं होता है कि अब उन्हें आगे क्या बड़ी बीमारी हो जाएगी इस सप्रेशन के कारण। लेकिन उन्हें उस टाइम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक दवा नहीं मिलने के कारण उनका ये बहुत ही भयंकर हेल्थ का नुकसान हो जाता है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।